तो चलिए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखो यार, सीक्वेंस से मैं नहीं चल रहा हूँ टर्म टू के, ये मुझको पता है, लेकिन सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। तो देखो यार, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। तो यार, पढ़ने की जरूरत इसलिए इसको है क्योंकि नीट में हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और रही बात तुम्हारी बोर्ड में, इस बार इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब यार देखो, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, हम लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि बायो मतलब लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बायो में लगाने वाली तकनीक को ही हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं? हाँ, ये तो देखो नॉर्मल डेफिनेशन हुई। अब बायोटेक्नोलॉजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो यार, एक ओल्ड डेफिनेशन है। सबसे पहले हम ओल्ड डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम न्यू डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो ओल्ड डेफिनेशन में देखो भाई, ऐसा कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम जो कि भैया ह्यूमन वेलफेयर में मदद करे। ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव कल्याण में। अब देखो सवाल बनता है कि कैसे ह्यूमन वेलफेयर में मदद करेगा, मानव कल्याण में। अब देखो, ये ऑर्गन मत समझ लेना, ऑर्गेनिज्म है ये। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम जो कि मानव कल्याण में मदद करे। अब एग्जांपल से इसको कुछ ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि देखो यार, ईस्ट जो होता है, ईस्ट से हम ब्रेड बनाते हैं, और साथ ही में ईस्ट से हम बियर बनाते हैं। और रही बात तुम्हारा सेकंड डेफिनेशन की, कि ये लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये सब जानते होंगे कि लैक्टोबैसिलस अपना दूध को दही में बनाने में मदद करता है, जिसको हम इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं। अब देखो यार, ये तो बायोटेक्नोलॉजी की ओल्ड डेफिनेशन हुई। अब हम ये जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की नई डेफिनेशन क्या है। अब देखना, समझाऊंगा मैं इसी पे, लेकिन मेरे डेफिनेशन में कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा। अब ओल्ड उसको क्यों कह रहे हैं, इसको नहीं क्यों कह रहे हैं, अब कुछ तो अंतर होगा ही। तो यहाँ पे हम न्यू डेफिनेशन लिखते हैं, जो कि 100% करेक्ट डेफिनेशन है। अब ऑर्गेनिज्म और एंजाइम यहां ही रहेंगे, लेकिन यहां पे मॉडिफाइड हो जाएंगे, और ये जो हो जाएगा एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल बदल जाएगा। अब यहां पे एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यार, जर्मनी में जुगनू तो सब जगह पाए जाते हैं। तो जर्मनी में ऐसा किया गया कि जो जुगनू है उसके अंदर ल्यूसीफेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो अब देखो, प्रोटीन है तो जरूर ये किसी एमआरएनए से बन के आ रहा होगा। अब एमआरएनए है, जरूर ना जरूर किसी डीएनए से कोडेड होगा, तभी वो एमआरएनए बना, एमआरएनए का ट्रांसलेशन हुआ, इसकी वजह से प्रोटीन बना, और उस प्रोटीन का नाम है ल्यूसीफेरिन। ये जुगनू के अंदर पाया जाता है ल्यूसीफेरिन। तो जर्मनी में क्या किया गया कि जुगनू के डीएनए से वो ल्यूसीफेरिन नाम का प्रोटीन काट दिया गया। अब वो कैसे काटा गया वो बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना समझो कि प्रोटीन काट दिया गया। और वहां के पेड़ों पे जो बिल्ला नहीं लगा होता है, जिससे ड्राइवरों को पता चलता है कि रोड यहीं पे खत्म है, ट्रक ड्राइवरों को जब पी के नशा जाते हैं, ऐसा ना हो कि खंती में लेके चले जाए, तो वहां पे पेड़ों के अंदर ये ल्यूसीफेरिन नाम का जो डीएनए होता है वो उन लोग के जाइगोटिक फॉर्म में डाल दे देते हैं। तो जिसकी मदद से डे में वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट, फिर रात में भैया चमकेगा। अब दूसरा डेफिनेशन समझते हैं, जैसे हुआ इकोलाई। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इकोलाई की औकात नहीं है इंसुलिन प्रोडक्शन करने की, तो क्या करते हैं कि अपने बॉडी के बीटा सेल को लेते हैं, अब बीटा सेल को फाड़ते हैं, बीटा सेल के साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रहता है, डीएनए को काट के
इकोलाई के अंदर डाल देते हैं, तो इकोलाई भी भैया झमाझम इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगती है। अब देखो यार, नई डिफिनेशन में फर्क और ओल्ड डिफिनेशन में फर्क तो पता ही चल रहा होगा। नई डिफिनेशन में ये बोलता है ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो और मानव कल्याण में मदद करे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नई डिफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि प्रोडक्शन हाई हो रहा है? अब देखो यार, ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम काम तो वही करेगा, लेकिन अगर उसको मॉडिफाइड कर दें तो वो प्रोडक्टिविटी अपनी ज्यादा बढ़ा देगा, तभी तो वो मानव कल्याण में मदद करेगा। जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होगी तो वो मानव कल्याण में हेल्प कैसे करेगा? अब सबसे पहले देखो, बायोटेक्नोलॉजी हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है और एक तुम्हारा होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको हम जनरली केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो पहला क्या हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में आता लिख रहा हूं, और दूसरा क्या हुआ? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और जिसको हम बोल देते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग। अब देखो, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को एक एक करके समझते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगा? जेनेटिक मतलब जरूर डीएनए या आरएनए होगा उसमें, और तुम्हारा इंजीनियरिंग मतलब तोड़ फोड़। अरे काटम कुटी, इंजीनियरिंग वाले काटम कुटिंग करते हैं ना। तो देखो, जो इंजीनियरिंग हुआ, जेनेटिक लेवल पे इंजीनियरिंग की जा रही है, तो उसमें डीएनए या फिर आरएनए तो जरूर होगा। तो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, इकोलाई में इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे, तो जब हम उस डीएनए को काट के इकोलाई में इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो वो रेप्लिकेट हो जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन झमाझम हाई होगा। तो जैसे कि हम डीएनए कट किए, फिर अपना इकोलाई में इंसर्ट किए, तो वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगा। फिर तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा, क्योंकि जीन लेवल पे इंजीनियरिंग की है ना। जीन लेवल पे इंजीनियरिंग हुई कि नहीं? जीन काटे तो वो जीन तो भाई जेनेटिक ये होता है ना, डीएनए। अब जीन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, कुछ लोगों को जीन ही नहीं पता होगा। तो जीन डीएनए का वो टुकड़ा होता है, एक सेगमेंट होता है जिसपे एक कैरेक्टर लिखे जाते हैं। तो अब एक कैरेक्टर बीटा सेल वाला जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, उस पर एक कैरेक्टर लिखा हो गया होगा कि ये तुम्हारा भैया इंसुलिन के लिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटते हैं, लेकिन अभी वो समझना नहीं है तुमको। तो लेते हैं, बीटा सेल अपनी लेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे, साइटोप्लाज्म में टाइटे रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाते जाते फिर तुम्हारा डीएनए रहेगा। डीएनए को कट करेंगे, उसका वो फ्रेगमेंट, वो जीन जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही कट करेगा, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। अभी बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना समझो कि न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर गए और हमने डीएनए काटा, और डीएनए काट के इंसुलिन में इंसर्ट कर दिया। खैर इतनी आसानी से इंसर्ट होने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर भी तुम इतना समझ लो कि कट करके डाल दिया और फिर झमाझम प्रोडक्शन होने लगा इंसुलिन का। अब भैया, ये बायो प्रोसेस या फिर केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? मान लो कि ये हमारा एक बर्तन है, अब इसमें हमने क्या किया कि एक कल्चर मीडियम ले लिया। अब ये कल्चर मीडियम में हमने तुम्हारा ले लिया इकोलाई को लिया, और यहां पे हमने डाल दिया इंसुलिन बनाने वाला डीएनए, जो कि झमाझम मतलब डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होके अपना प्रोडक्टिविटी हाई करता रहेगा। तो देखो, इकोलाई को ग्रोथ करने के लिए कोई कल्चर मीडियम चाहिए, कोई खाना चाहिए ना। तो मान लो ये कंटेनर हुआ, और उस कंटेनर में हमने इकोलाई डाल दिया और कुछ अदर बैक्टीरिया डाल दिए और वायरस भी डाल दिए। वायरस भी हो गया और अदर बैक्टीरिया भी हो गया। और सबसे पहले भैया इकोलाई बैक्टीरिया होता है, ये भी जान लो। तो वायरस और अदर बैक्टीरिया रहेंगे इस कल्चर मीडियम में। तो देखो यार, इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, इन तीनों में कंपटीशन हो जाएगा। ये भी जल्दी से जल्दी खाना इस कल्चर मीडियम को खत्म करने की कोशिश करेगा, ये भी करने की कोशिश करेगा, और ये भी करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि तीनों खा लेंगे।
तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा। जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो रेप्लिकेट नहीं करेगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। अब देखो भैया, अगर ये इसको हम स्टेराइल कर देंगे, इस बर्तन को, इसमें कोई ना नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं इकोलाई को लेके, तो भैया इकोलाई झमाझम न्यूट्रिशन लेगी और झमाझम भैया अपना प्रोडक्टिविटी हाई कर देगी, अर्थात इंसुलिन का प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। अब देखो यार, यहाँ पे 3-4 टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि जीन क्लोनिंग, फिर जीन ट्रांसफर, फिर ओआरआई वैसे सुनने में भौकाली शब्द लगता है, ये ओआरआई क्या होता है, लेकिन ओआरआई का मतलब होता है डीएनए का वो टुकड़ा जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो, अर्थात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कमजोर होता है, डबल बॉन्ड कमजोर होता है, तो अर्थात वहीं से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जो कि एडेनिन और थायमिन के बीच होता है। अब वो सब तो बात की बात है, क्योंकि अभी सीक्वेंस पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में सीक्वेंस बहुत इधर उधर दिया है, अभी जब तक जरूरत नहीं है तब तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ही वो आएगा उसी में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात सुन लो, आज का जो लेक्चर मैं बताऊंगा उसी में से बोर्ड में भी आएगा और नीट में भी आएगा, ये लिख के लेना, मां कसम गला मुंडवा दूंगा अगर उसके बाहर से आ गया तो। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्बर्ट बोयर। अब ये भैया साइंटिस्ट जो थे 1972 में ये क्या किए कि एक सैल्मोनीला टाइफिन्यूरिया, नमूने कितना अजीब है साला, सैल्मोनीला टाइफी लिख रहा हूँ, टाइफी भी बोल सकते हैं और टाइफिन्यूरियम भी बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है हम बोल क्या रहे हैं। तो कुछ गलत मत, सलमान भाई मत बोल देना। तो देखो सैल्मोनीला टाइफिन्यूरिया हो गया, और हाँ ये वही बैक्टीरिया है जो भैया टाइफाइड करवाता है। टाइफाइड कहाँ इन्फेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो कि ह्यूमन डिजीज एंड वेलफेयर में पढ़ेंगे। तो ये टाइफाइड से इन्होंने प्लाज्मिड लिया और साथ में प्लाज्मिड के साथ साथ इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया। अभी सुन लो फिर बता रहा हूं सब। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, फिर साथ में इन्होंने क्या किया कि एक इकोलाई लिया। देख रहे हो साला, जहां देखो वहीं इकोलाई साला क्रेज है इस चैप्टर में इकोलाई का। इकोलाई लिया, अब इन्होंने क्या काम किया कि इस इकोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो इसका मतलब कि ये इकोलाई ज्यादा मतलब अडॉप्ट नहीं कर पाता और अल्टीमेटली डेथ हो जाता। तो इन्होंने क्या किया, सैल्मोनेलिया टाइफिन्यूरियम का प्लाज्मिड लिया, साथ में अपना डिजायर्ड जीन लिया, और डिजायर्ड जीन क्या है भैया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ये तुम्हारा भैया प्लाज्मिड हो गया और ये तुम्हारा डिजायर्ड जीन हो गया। लेट मी क्लियर यू व्हाट इज डिजायर्ड जीन। नाम से यार क्लियर है, ऐसा जीन जो हमें जरूरत हो, चाहत भरा डीएनए, और इसी डिजायर्ड जीन को एलियन डीएनए भी बोल सकते हैं, फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं, डिजायर्ड जीन भी बोल सकते हैं, चाहे कुछ बोले यार, लेकिन मैं बोलूंगा चाहत भरा डीएनए, क्योंकि यही हमें चाहिए ना। तो इंसर्ट किया, और ये देखो ये कट कैसे करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है जो कट करता है, लेकिन अभी तुम समझो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करते हैं और लाइगेज की मदद से इंसर्ट कर देते हैं। लाइगेज क्या करता है, चिपकाने का काम करता है दो डीएनए को, अलग अलग डीएनए को। तो चिपका के ये भैया क्या किए कि इसको इकोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए, सॉरी। तो अब जब इकोलाई के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इकोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। तो भैया इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गई, अल्टीमेटली ये डेथ नहीं करेगा। अगर इसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट फैक्टर आएगा तो उसके अगेंस्ट ये खड़ा उतर जाएगा, तो भैया अल्टीमेटली ये डेथ नहीं होगा इसका। अब देखो सैल्मोनेलिया टाइफिन्यूरियम का जान गए कि टाइफाइड होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हर्बर्ट बोयर साहब थे 1972 में,
इन्होंने सैल्मोनेलिया टाइफिनोरियम लिया, उसका प्लाज्मिड लिया, साथ में तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिया, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटा और ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया। अर्थात इससे ये प्रूव होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट चीज अगर हमारे ई कोलाई के बॉडी में था तो वो नहीं मरेगा, और नहीं था तो वो मर जाएगा। अब देखो अभी ये इसका नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा, तुम लोग मैसेज कर देना मुझको। तो अभी लेट मी क्लियर यू व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। काफी देर से आ रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब जान लेते हैं भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। तो देखो यार, नाम से क्लियर है, रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी की चीज को मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देना, बाधा डाल देना या फिर रोक देना। अब देखो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखो यार जनरली ज्यादा कुछ तो नहीं करता, लेकिन ये डीएनए को कट करने में मदद करता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम्हारा दो तरीके होते हैं, एक होता है इंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। अब देखो नाम से ही क्लियर है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, इंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस। इंडो जो होगा वो डीएनए के अंदर से काटेगा, एक्सो जो होगा वो डीएनए अर्थात कि न्यूक्लियोटाइड के बाहर से काटेगा। अब फिगर से एक बात समझ लो, ये भैया तुम्हारा हुआ डीएनए। मैं हमेशा डीएनए खोल के बनाता हूँ, देखो यार ऐसे बनाओगे डीएनए तो तुम कंफ्यूज आ जाओगे। अगर तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा हो तो उसमें जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अगर तुम ऐसे समझ लिए ना भाई कसम से ना पगला जाओगे। तो इस तरह ना ही समझो तभी सही है। तो ये दोनों डीएनए हुआ। अब इंडोन्यूक्लियस यहां से कच कच काटेगा डीएनए को, ये हुआ 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। अरे भैया, अरे मोर भाई ये भैया कहा गए, रुकाओ 3 प्राइम 5 प्राइम। अब देखो ये कहां से कटेगा, ये एकदम कोने कोने से कटेगा। अब इतना समझ में आ गया ना यार, इस पे यार बोलने लायक कुछ है नहीं, तभी मैं बोल नहीं रहा हूं, बस जनरली बता दिया क्योंकि बताना जरूरी था कि इंडोन्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल, यहाँ इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में इंडोन्यूक्लियस का ज्यादा रोल है। एक्सोन्यूक्लियस जो है ज्यादा इसका रोल तो नहीं है, बस बताने के लिए तुमको बता दिया ताकि जानकारी रहे। ऐसा कोई बोल ना सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो आ जाए कुछ भौगाली सब, तो ऐसा ना लगे कि अरे हमारे मास्टर तो पढ़े हुए ना करें, अरे मेरे माई है। चलो अब हम टूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ेंगे। देखो यार टूल्स तो इसके 4 होते हैं। पहला जो मैंने बता दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा तुम्हारा वेक्टर होता है, वेक्टर जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर व्हीकल की तरह काम करता है, और तुम्हारा लाइगेज होता है, लाइगेज जो तुम्हारा डीएनए जोड़ता है, और तुम्हारा एक और हो जाएगा उसका नाम है पॉलीमरेज एंजाइम। ऐसे डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता भाई, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पे आएगा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पे आएगा भैया, रेप्लिकेशन शुरू करेगा, खटाखट न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू करेगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू करेगा, फिर जहाँ पे गलत न्यूक्लियोटाइड रहेगा फिर उसको रीड करेगा, फिर रीड करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, गलत न्यूक्लियोटाइड रहा फिर उसके बाद उस न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, वहां पे सही तरीके का न्यूक्लियोटाइड डालेगा। अब देखो 1963 में टूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक अब चलने जा रहा है, लिख दे रहा हूं टूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखा भैया स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो हमको गरियाने मत लगना तुम लोग व्हाट्सएप पे। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यार देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में टूल तो जैसे कि मैंने बता दिया कि तुम्हारा ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया, फिर तुम्हारा हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, लाइगेज हो गया, वेक्टर हो गया। वेक्टर को हम लोग मैकेनिकल व्हीकल के नाम से जानते हैं, और जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। देखो यार डीएनए एक मॉलिक्यूल है, अब उस मॉलिक्यूल को काटने के मॉलिक्यूलर सीजर में चाहिए ना, कि तुम कगजवा काटने वाला सीजर लेके आ जाओगे, नहीं ना। तो देखो टूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब इसमें 3 साइंटिस्ट थे 1963 में। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया कि एक
एक नहीं 3 इक्वलाई है। सुनते हैं ना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का टूल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सेकंड पैरा से स्टार्टिंग का ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट पैरा उसमें जो था वो बता दिया कि 4 टूल हैं। अब देखो ये भैया तीनों इक्वलाई हैं, साला जहां देखो वहीं इक्वलाई। अब देखो भैया ये क्या है, ये तुमको फिगर कुछ जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था, जो कि करवाया गया था 1952 में, जो कि डीएनए प्रूव कर रहा था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सही बोला कि गलत, छोड़ो बाद में सोचना, टर्म भुला गए हो वैसे। तो भैया ये तुम्हारा भाई, अगर किसी को याद हो तो ये तुम्हारा बैक्टीरियोफेज है। अब देखो यार, ये बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया मत समझ लेना, बैक्टीरिया के फेज ही करवाने वाला, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, वो हो गया। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया इसके अंदर देखो डीएनए होगा। बैक्टीरियोफेज में एक खास बात है, अगर ये क्यूबी बैक्टीरियोफेज हुआ तो भैया इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो जाएगा। अगर लेकिन T2 बैक्टीरियोफेज हुआ, बैक्टीरियोफेज में लिख दूं क्या, समझ लेना ये, और ये भी समझ लेना, अगर T2 बैक्टीरियोफेज हुआ तो इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा। ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव लेवल पूछ लिया जाता है कि क्यूबी बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या है, तुम लोग पढ़ के जाओगे, नसा के जाओगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, खट्टा टिक मार दो, फिर एग्जामिनेशन सेंटर से निकलो, बोलो अली मूल माई। देखो भैया अभी छोड़ो, अब इसका जान लो कि डबल स्टैंडर्ड है, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब इन्होंने देखा कि ये जब अपना डीएनए अंदर छोड़ रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इकोलाई का फेज ही हो जा रहा है, जिससे इकोलाई मर जा रहा है। अब दूसरे सोचा कि चलो उसकी तबीयत खराब हो गई तभी वो मर गया। अब इन्होंने यहाँ पे जो डीएनए था इसका डबल स्टैंडर्ड था, यहाँ पे भी गया, ये भी मर गया, काम तमाम। फिगर तो अच्छा नहीं है वैसे, समझ लो, समझने के लिए ज्यादा सही है। अब यहाँ पे जो इक्वलाई है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही ये इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब यहाँ से जैसे ही ये यहाँ गया, इन्होंने देखा कि ये सरवाइव कर दिया। तो तीनों लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये दोनों सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और क्यों ये सरवाइव कर दे रहा है। तो देखो यार, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्यों सरवाइव कर दे रहा है। बहुत लोग सोचेंगे कि मैंने 1963 तो बता दिया, लेकिन तुम्हारा ये नहीं बताया कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे। 3 साइंटिस्ट कब से बोले जा रहा हूँ, लेकिन बता नहीं रहे। देखो यार, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो तुमको जानना जरूरी नहीं है, अगर तुमको जानना इतना ही जरूरी है तो बता देना, फिर मैं बता दूंगा। वैसे सही बताऊं तो मुझको याद भी नहीं है, याद था लेकिन मैंने याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो काम करेगा। तो देखो, अब एक का बता रहे हैं, वो वाले का, क्यों वो जिंदा हुआ। अब ये भैया तुम्हारा हो गया इकोलाई। बोलोगे यार इतना बड़ा इकोलाई, अबे समझ लो भैया। और ये तुम्हारा ऊपर हो गया बैक्टीरियोफेज। वैसे सच बताऊं तो यहाँ पे मुझको समझाना चाहिए था कि व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेकिन छोड़ो, पहले समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकोलाई कुछ ज्यादा ना बड़ा लग रहा है, छोड़ो, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि लगे भैया वायरस है। हाँ, तो ये भैया अपना डीएनए लिया, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज, जिसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आरएनए नहीं। अब ये क्या किया, यहां से अपना डीएनए इंट्रोड्यूस किया। तो भैया देखा गया कि इकोलाई, कुछ इकोलाई के पास तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने पहले ही बता दिया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल लेवल पे कटिंग करें, और मॉलिक्यूल लेवल पे बस 2 ही चीज कट करने के लिए है, वो है डीएनए और आरएनए। अब ये देखो, यहां से तो यहां गया, तो यहां पे जैसे ही ये गया, इसका डीएनए ये है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में यही गलती करके आओगे। तो देखो डबल स्टैंडर्ड, और इसके पास तुम्हारा पाया गया
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई के पास, और ये क्या है तुम्हारा भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये तुम्हारा। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है कि जैसे ये आया अंदर डीएनए, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या किया, खटाखट ये भैया कट कर दिया। अब देखो सवाल ये यहाँ से क्या बनेगा कि क्या ई कोलाई के पास डीएनए नहीं होता? ई कोलाई तो बैक्टीरिया है ना एक, तो वो प्रोकैरियोटिक में आएगा। प्रोकैरियोटिक में आएगा तो उसका डीएनए जो होगा सर्कुलर होगा, होगा कि नहीं यार? सर्कुलर होगा, लूप के फॉर्म में होगा, लूजली कॉइल होगा, जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर में पढ़ के आए हैं। अब देखो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कुछ खास बातें रहती हैं जो कि अभी नहीं जानना है, बस यहाँ पे ये जानो। ये इन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद क्या देखा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ कट करता है एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन के बीच में। अब तुम बोलोगे कि एडेनिन थाइमिन के बीच यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी होगा, तभी ये यहाँ का काटा, तो ये यहाँ का काहे नहीं काटा? तो भैया इसके पास एक और एंजाइम रहता है जिसका नाम रहता है मिथाइलेज। नाम से कंफर्म है, मिथाइल ग्रुप का एडिशन करवाना। अब मिथाइलेज क्या होता है, ये क्या करेगा तुम्हारा एडेनिन पे CH3, थाइमिन पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, सब जगह मतलब जहाँ पे एडेनिन थाइमिन रहेगा। और याद रखना ये मैं एक स्टैंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बीच में भी ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, थाइमिन ग्वानिन होगा, साइटोसिन भी होगा। तो देखो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा जो है, यहाँ पे हटा दो क्योंकि बीच में काटता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा एडेनिन और थाइमिन के बीच ही कट करेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा मिथाइलेशन हो गया, CH3 बॉन्ड आ गया, तो इसकी वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि इसको यहीं पे कट करना है। तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है तुम्हारा एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन सो ऑन ऐसे से, तो ये क्या करेगा कि अक्ठो यहाँ कट कर देगा, यहाँ कट कर देगा, मतलब इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा, वहीं पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा। ऐसे अनडबल नहीं कहीं पे भी कट कर दे। वो बाद में पढ़ाऊंगे कि टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है। टाइप 1 भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, टाइप 2 भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ये सब देखो अलग अलग बातें हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम अभी के लिए इतना जान लो जो टाइप 1 है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, जो कि सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 रिकॉग्नाइज तो करेगा, यहीं पे समझो, जैसे टाइप 1 अगर हुआ तो ये रिकॉग्नाइज तो करेगा, लेकिन भैया इसका भरोसा नहीं है, ये रिकॉग्नाइज करने के बाद वो काट देता है। लेकिन जो तुम्हारा टाइप 2 हुआ वो रिकॉग्नाइज करेगा दोनों को, लेकिन अगर यहाँ पे मिथाइलेशन हुआ रहेगा तो इसको कट नहीं करेगा, एडेनिन और थाइमिन के बीच कट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी याद कर लेना कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है हमेशा एडेनिन और थाइमिन के बीच में ही कट करेगा। और दूसरे भी कंडीशन आएंगे, लेकिन अभी के लिए तुम बस इतना जानो कि इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एडेनिन और थाइमिन के बीच में काटता है, और इसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि यहाँ पे मिथाइलेशन हुआ, मिथाइल ग्रुप का एडिशन हुआ, तभी यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया और कट नहीं हो पाया। अब देखो फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ। अब देखो नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हमारा हिंद सेकेंड है। अब ये फर्स्ट सेकेंड काहे पड़ा, इसका नाम हिंद कैसे पड़ा, इसका पूरा नाम क्या था वो बाद में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि जो तुम्हारा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो क्या होगा, याद कर लेना, पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, हवा नहीं लगेगा। हिंद सेकेंड याद कर लेना यार, छोटी सी बात है। हाँ, तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम्हारा हिंद सेकेंड है। अब तुम्हारा जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। देखो यार नॉमेनक्लेचर इसका बहुत इजी है। अब ये केमिस्ट्री वाला नहीं है कि तुमको फंसाएगा, लेकिन आसान भी नहीं है
और ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई आसान है, बहुत आसान है, हल्का लंबे बहुत आसान है। देखो 1 2 3 4। अब देखो नॉमेनक्लेचर हम किसका करते हैं, नॉमेनक्लेचर समझ लो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा किसका क्रेज है, इकोलाई। इकोलाई का पूरा नाम एस्चीरिया कोलाई RXRIY, इतना जानते हैं अभी। तो देखो ये जो पहला वाला है, ये वाला, ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, जीनस। और ये जो तुम्हारा दोनों है ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को, और ये जो है तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेन को। अब देखो भैया यहाँ पे इकोलाई का जीनस नेम ये है, स्पीसीज नेम ये है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर जो होता है ई होता है, इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे ई। अब देखो यहाँ पे कोलाई का 2 लेटर CO है जो कि स्मॉल में लिखेंगे CO। अब भैया ये तुम्हारा स्ट्रेन का नाम है, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम फर्स्ट लेटर ही लेते हैं R जो तुम्हारा होगा कैपिटल में होगा। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार तुमने बताया कि जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम हिंद सेकंड है, तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि हिंद जो हुआ, हिंद का H जो हुआ ये तुम्हारा जीनस हुआ, IN जो हुआ स्पीसीज हुआ, D जो हुआ स्ट्रेन हुआ, और जो तुम्हारा सेकंड वाला है ये तुम्हारा हुआ, अभी नहीं बताऊंगा, पहले इतना तो क्लियर हुआ ना, ये वाला क्लियर हो गया। अब ये जानो, इसमें समय थोड़ा देना पड़ेगा। ये जो सेकंड है ये तुम्हारा, सबसे पहले ये बता दे रहा हूं कि ये आइसोलेशन ऑफ DNA पे बेस्ड है। अब आइसोलेशन ऑफ DNA क्या होता है, मान लो कि ये तुम्हारा इकोलाई है और यहाँ पे इकोलाई को आइसोलेट किया गया। आइसोलेशन मतलब रख लेना, इकोलाई को रख लेना मतलब कि यहाँ पे पहला इकोलाई है, इकोलाई को आइसोलेट करना। एक कल्चर मीडियम है, आइसोलेट एक कल्चर मीडियम में ही करेंगे ना, तो यहाँ पे पहला इकोलाई, यहाँ पे दूसरा इकोलाई, और यहाँ पे तीसरा इकोलाई। अब देखो जो इकोलाई जितना पहले आइसोलेट हो जाएगा, मतलब कि उसको सेकंड पे डालें तो पहले हो गया तो उसको पहला नाम दे देंगे, जैसे कि थर्ड पे डालें और वो पहले हो गया तो उसको पहला नाम दे देंगे, जैसे कि फर्स्ट पे डालें तो तीसरा हो गया तो उसको तीसरा नाम देंगे। अब यहाँ पे हमने इकोलाई को जो डाला वो पहले पे ही आइसोलेट हो गया तो उसका नाम हम लोग दे देंगे इकोलाई फर्स्ट। सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, लेकिन थर्ड से ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे सोच रहे होगा कि यहाँ पे फर्स्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहेगा। अब ये कैसे हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक रह सकता है, मतलब उससे ज्यादा भी होगा, लेकिन अभी कहाँ से कहाँ तक ज्यादा नहीं हो सकता है वो बता रहा हूँ। अब देखो एनसीईआरटी में एक लाइन है इसी टूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कि लगभग 230 स्ट्रेन है जो कि 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कोडेड है। कोडेड इन द कोडेड कहने का मतलब है कि 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो लोग बनाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 200 स्ट्रेन आपका रिस्पॉन्सिबल है 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाने के लिए, बिल्कुल कह सकता हूं 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाने के लिए। अब देखो, और एनसीईआरटी में लंबा खेला है, 900 नहीं लिखा, मोर देन। देखो भैया एनसीईआरटी की डेटा का वो भरोसा नहीं करना,
लेकिन हाँ, कंपटीशन में अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाना तो एनसीईआरटी पे ही भरोसा करना, क्योंकि उसी का माना ही जाएगा। अब देखो, और एक फैक्ट वाली बात बताता हूं कि आज के टाइम में लगभग 200 मतलब कि 2700 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी है, बट एनसीईआरटी ने बोला है मोर देन 900। अब भैया वो चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख, हमें का मतलब 900 हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक स्ट्रेन 2-3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्ट्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर से समझो, एक स्ट्रेन एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मतलब कि एक स्ट्रेन जो है कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना सकता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्ट्रेन नहीं बना सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो यार, आज हमने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी में ओल्ड डिफिनेशन जानी, न्यू डिफिनेशन जानी। एक और बात जो कि बहुत लोग मतलब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे एक नाम दिया रहेगा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम रहेगा? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो उसका शॉर्ट नेम है वहां पे लिखा भी होगा, पहले पन्ना पे है। तो देखो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने भैया इनका क्या रोल, इंपॉर्टेंट रोल है जो इनको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो देखो यार, इन्होंने बोला था कि जो तुम हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी, ओल्ड डेफिनेशन में क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म या फिर उसके एंजाइम जो कि मदद करें मानव कल्याण में, और मानव कल्याण का मतलब ह्यूमन वेलफेयर में मदद करे। तो ऐसा तुमको नहीं लगा ये सब नेचुरली हो सकता है? जैसे मैंने ईस्ट बताया वो तो नेचुरली होगा ना यार, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बताया वो भी नेचुरली होगा, उसमें कुछ हम अलग से मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या हम नेचुरल साइंस बोल सकते हैं? हाँ यार, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एनसीईआरटी को फॉलो करो वही ठीक है। अब देखो, ये जो तुम्हारा नेचुरल साइंस हुआ, ठीक है, ये क्रिश्चियन का सिंबल नहीं है, प्लस का सिंबल है। अब देखो, नेचुरल साइंस प्लस, अब जो तुम्हारा न्यू डिफिनेशन था, उस न्यू डिफिनेशन पे हम ये बोल रहे थे कि हमारे जो न्यू डिफिनेशन में था मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो क्या हम ये लिख सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लेकिन एनसीईआरटी ने फिर लंबा खेला, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी ने फिर लंबा खेला। उन्होंने क्या किया कि नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिज्म का कोई सेल, या फिर थिफ मतलब सेल के अंदर की कोई चीज, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ऑर्गेनिज्म बोला उन्होंने, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं बोला। अगर लॉजिकली देखा जाए तो उनका डिफिनेशन महा गलत है, लेकिन अगर वहां पे जो लिखा है ना उससे बोलोगे ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा, बोलेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। भैया हम बोले थे अब ये यहाँ बात चल रही थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या करता है कि नेचुरल साइंस मतलब कि पुरानी बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन और नई बायोलॉजी की डिफिनेशन दोनों को मान रहा है और दोनों को साथ में कर रहा है। मतलब कि वो बोल रहा है कि ऑल द नेचुरल साइंस एंड द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो सेल में हो या फिर सेल के थीफ में हो, मतलब सेल के अंदर हो, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अर्थात इसके बोलने का ये मतलब था कि हम पुरानी और नई को दोनों सही मानते हैं, और दोनों सही मान रहे हैं तो हम दोनों को क्यों ना एक ही में करके बायोटेक्नोलॉजी की एक नई डेफिनेशन दे दें। तो देखो, अगर एग्जाम में आया कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट इज यूज्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर फॉर लार्ज प्रोडक्टिविटी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो यार प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कर रहा। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत पैसा लगता है भैया। अब देखो, आज हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तक, टूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तक पढ़ लिए, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब देखो, क्लास ज्यादा लंबी होगी तो देखोगे भी नहीं तुम लोग, और मतलब भी नहीं पढ़ाने का। एक दिन में इतना ही पढ़ो जितना एब्जॉर्व कर ले जाओ, और चिंता मत करो। अभी
आज मेरा फर्स्ट डे था तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। और हाँ यार, थोड़ा लाइक वाइक कर देना, भौकाल बन जाएगा भाई का। और देखो सेकंड अगले दिन का टॉपिक मैं बता रहा हूँ। अगले दिन हम पढ़ेंगे अपना कि क्लोनिंग वेक्टर वेक्टर क्या होते हैं, अब फॉरेन डीएनए क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। साथ में हम तुम्हारा डीएनए आइसोलेट कैसे किया जाता है उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, वेक्टर क्या होते हैं, ये सब पढ़ लेंगे हम लोग। और जो तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, फिर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सब पढ़ेंगे। फिर कटिंग ऑफ डीएनए। अब देखो यार, ये सब तो कल पढ़ेंगे। एक चीज जो मैं तुम लोग को बताना भूल रहा हूं, अभी मैंने देखा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। ध्यान से सुनना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भैया होता क्या है? देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है? अबे ज्यादा कुछ नहीं होता। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जांपल एनसीईआरटी ने बहुत ही घटिया दिया है, मलयालम। देखो यार, इसका कहने का मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का ये है कि आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, बतिया कर, चाहे आगे से मारो थप्पड़ या फिर पीछे से मारो, लगेगा तो इंसान ही, ह्यूमन बीइंग कोई। तो देखो यार, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब होता है, मैं तुमको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैडम, मॉम अंग्रेजों, या फिर मैम। अब इसमें क्या हुआ कि यम ए डी एम, यम ए डी एम, यम ओ एम, यम ओ एम, यम ए एम, यम ए एम। ठीक है भैया? तो यहाँ पे देखो इतने सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज में तुम लोग गच्चा खा जाओगे कि डीएनए के केस में क्या होगा। डीएनए में मतलब तुम्हारे कहने का मतलब होगा कि ऐसे होगा तो उसी को उल्टा पढ़ लेंगे। ऐसा भैया बिल्कुल मत करना, वरना भगवान ने बचाएगा पेपर में। 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। देखो हम एनसीईआरटी का ही लेके चलेंगे। एनसीईआरटी में दिए गेटैक, क्या गेटैक, और बढ़ा ले गेटैक। अब देखो ये तुम्हारा पहला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, लेकिन सी टी टी ए जी, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पढ़ोगे तो अगले स्टैंड का यहां से पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भैया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। और बाद में तुमको ये भी बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर यहाँ से कट करेगा तो उसमें यहाँ से कट करेगा, तभी जाके जो फॉरेन डीएनए है उसका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से कट करेगा, तभी दोनों को लाइगेज कर पाएंगे। खैर ये सब बात की बातें हैं। आज तो यही रखते हैं भाई। अब ये जितना भी आज पढ़ा उसका एक वन शॉट देता हूँ, फिर उसके बाद ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखो अब ये सारा जितना आज पढ़ा गया है उसका हम लोग वन शॉट देते हैं। तो सबसे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर ले भाई, तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन जो कि मानव कल्याण में मदद करते हैं। अब देखो ये जो होती है ओल्ड होती है कि या न्यू होती है, ये न्यू डेफिनेशन है। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या होगी? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो नहीं होगी जो कि मानव कल्याण में उपयोग होगी, या अर्थात कि वो नेचुरल साइंस से पाई जाएगी। फिर तुम्हारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बोला कि हम आपका ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन दोनों साथ में लेंगे, और दोनों साथ में लेंगे इसका मतलब नेचुरल साइंस प्लस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दोनों को साथ में हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि तुम्हारा जीन वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, ये सब खैर बात की बातें हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1973 में एक्सपेरिमेंट किया जो कि तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफिनोरियम से प्लाज्मिड लिया, फिर तुम्हारा डिजायर्ड जीन लिया, उसको दोनों को आपस में लाइगेट करके इकोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण इकोलाई नहीं मर रही, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का उन्होंने मदद दिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हम क्या क्या मतलब टूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने पढ़ा कि 1963 में तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि तुम्हारा इकोलाई मर नहीं रहा है बैक्टीरियोफेज से, एक इकोलाई और 2 इकोलाई मर गए। तो इसके बाद उन्होंने ये देखा कि इकोलाई के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ है मिथाइलेशन एंजाइम पाया जा रहा है जो कि मिथाइल करवा रहा है, जो कि
इकोलाई के डीएनए में मिथाइलेशन करवा रहा है, अर्थात जो इकोलाई बैक्टीरियोफेज का डीएनए आएगा तो रिस्ट्रिक्शन है, अर्थात उसको ही बस कट करेगा, और जो तुम्हारा इकोलाई का डीएनए है वो तुम्हारा बच जाएगा। फिर उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा। नॉमेनक्लेचर में हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल में होगा अर्थात उसके पास जीनस होगा। फिर तुम्हारा दो लेटर जो होगा स्पीसीज होगा। फिर उसके बाद जो थर्ड लेटर होगा वो तुम्हारा स्ट्रेन होगा, फिर अर्थात जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अल्टीमेटली वो तुम्हारा हो जाएगी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब होता है कि आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, मतलब दोनों एक ही है। दैट्स ऑल। आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।